प्यारे बच्चों नमस्कार। भौतिक भूगोल फिजिकल ज्योग्राफी इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन देख रहे थे ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में अपन चल रहे थे सौर मंडल में, सोलर सिस्टम्स के अंदर। ठीक है ना। उसमें अपन ने अपना सोलर सिस्टम देखा। सोलर सिस्टम में 1 + 6 आइटम अपन ने देखे थे। एक सूर्य था, 6 में क्या क्या थे, ग्रह थे, उपग्रह थे, है ना। फिर अपने उल्काश्म थे, उल्का पिंड थे, उछल तारे थे और क्षुद्र ग्रह थे। ऐसे 6 चीजें थी, है ना। प्लैनेट्स, मीटियोर्स, मेटेराइट्स, अपने कॉमेट एंड एस्टेरॉइड्स। ठीक है। तो प्लेनेट अपन ने 8 देख लिए, उससे पहले सूर्य देख लिया। आज अपन देखेंगे अन्य जो 5 आइटम है उनके बारे में। ठीक है। सौर मंडल की पार्ट है, सोलर सिस्टम की पार्ट है, ये ध्यान रखना है। आ जाओ, ये देखेंगे मीटियोर्स, मेटेराइट्स, कॉमेट्स एंड एस्टेरॉइड्स। तो सबसे पहले अपन देखते हैं उल्काश्म, मीटियोर्स, है ना। सौर मंडलीय लघु पिंड है ये। हेडिंग क्या है? सौर मंडलीय है ना। सोलर सिस्टम के लघु पिंड, स्मॉल सेलेस्टियल बॉडीज, है ना। लघु अपने खगोलीय पिंड बोल सकते हैं, लघु आकाशीय पिंड बोल सकते हैं, स्मॉल सेलेस्टियल बॉडीज बोल सकते हैं, स्मॉल हेवनली बॉडीज बोल सकते हैं। ये क्योंकि स्वर्ग तो ऊपर ही है ना, इसलिए इसको हेवनली बॉडीज बोलते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे उल्काश्म मीटियोर्स। ये क्या होता है? ये अंतरिक्ष में तीव्र गति से घूमते हुए अत्यंत ही सूक्ष्म ब्रह्मांडीय कण होते हैं, है ना। वैसे मैं आपको पहले समझा देता हूँ क्या होते हैं ये। देखो, अपन ने एस्टेरॉइड बेल्ट देखा। एस्टेरॉइड बेल्ट किन दो ग्रहों के बीच में है? मंगल और बृहस्पति के बीच में है। कहने का मतलब मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट है। उसमें छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े और बड़े बड़े भी हैं, बहुत बड़े बड़े भी हैं। तो बहुत ज्यादा गुंजाइश होती है कि उनमें से एक छोटा सा टुकड़ा, शुद्ध ग्रह एस्टेरॉइड जिनको बोलते हैं, वो टूट के पृथ्वी की तरफ खिंचा चला है ना। पहली तो बात क्या होता है, जैसे एस्टेरॉइड बेल्ट से जितने भी एस्टेरॉइड के टुकड़े हैं सारे सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, क्योंकि सोलर सिस्टम का पार्ट है। सोलर सिस्टम का जो भी पार्ट होती है वो सूर्य की परिक्रमा कर रहा होता है, रिवोल्यूशन कर रहा होता है सूर्य के चारों तरफ। वो बात दूसरी है कि अलग अलग समय और अलग अलग स्पीड से वो चलते हैं। जितना दूर वो समय से सूर्य से होगा उतनी ज्यादा उसकी स्पीड होगी, अपन ने देखा ही है। और उनका ऑर्बिट होता है, कक्षा होती है, उसमें वो चक्कर लगाते रहते हैं सूर्य का। ठीक है ना। तो सूर्य क्या है? अपने सोलर सिस्टम का सेंटर है। ठीक है, ऑलमोस्ट सेंटर पे है, लेकिन उसको पृथ्वी का जो कक्ष है उसकी शेप अलग है, वो अपन आगे चर्चा करेंगे अभी ऑर्बिट्स की शेप, है ना। लेकिन वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं सौर मंडल के। ये 6वां आइटम, ये समझने वाली बात है। तो आप कुछ भी देखते हैं, ग्रह चक्कर लगाते हैं, उपग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। पिता ग्रह पेरेंट पेरेंट का तो लगाते हैं, लेकिन सूर्य का पकड़। ऐसे ही एस्टेरॉइड्स हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। क्यूपर बेल्ट में देखा, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ऐसे क्यों? सौर मंडल के हिस्से हैं सारे। ओके। तो अब ये क्षुद्र ग्रह हैं, ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, परिक्रमा करते रहते हैं। अब क्या होता है, ये कई बार जैसे मान लो अपना रास्ता भटक गए और तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की तरफ खींचे चले आते हैं। फिर पृथ्वी के वातावरण के अंदर पेश करते हैं, मतलब पेश होते हैं। पृथ्वी के वातावरण में कोई चीज आ रही है तो वो अर्थ की तरफ आ रही है, तो भाई उसके इन्वायरमेंट, उसके वायुमंडल, एनवायरमेंट नहीं बोलेंगे, उसके एटमोस्फेयर में तो प्रवेश करेगा ही ना। जैसे मान लो आप मेरे पास आ रहे हो, तो आप रूम में तो एंटर करोगे ही ना, तभी तो मेरे से आके मिलोगे। ऐसे ही कोई पत्थर, अभी पत्थर ही बोलो, कोई पिंड एस्टेरॉइड बेल्ट से फिर अपने पृथ्वी की तरफ आ रहा है, तो पृथ्वी के वायुमंडल में तो प्रवेश करेगा ना, एटमोस्फेयर में। तो जब वो वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो अपने वायुमंडल में गैसेज हैं, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, उनसे उसका घर्षण होता है, घर्षण, फ्रिक्शन पैदा होता है। अब फ्रिक्शन पैदा होता है तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो फ्रिक्शन को झेल जाएगा, है ना, या फ्रिक्शन को नहीं झेलेगा। ज्यादा गुंजाइश होती है कि फ्रिक्शन को वो झेल नहीं पाते। कल्पना चावला जो अपन ने देखे, अपने इंडिया यूएस बेस्ड एस्ट्रोनॉट्स थे, एस्ट्रोनॉट थी, है ना। तो जब उनकी वो दुर्घटना कब हुई थी अपने नासा वाली, तो वो जब वापस लौट रहे थे, तो वापस लौटते समय सबसे ज्यादा घर्षण होता है। ठीक है ना, वापस लौटते समय। ठीक है। तो उनकी क्राफ्ट की जो था, उनका शटल जो थी, उसकी टाइल हट गई। तो टाइल हटने से क्या हुआ, वो हिस्सा ऊष्मा नहीं सहन कर पाया, घर्षण की हीट नहीं, फ्रिक्शन से जो हीट पैदा हुई। फ्रिक्शन से हीट पैदा होती है कि नहीं होती है, आपको बताता हूँ। जैसे सर्दियां होती हैं तो हाथ को नॉर्मल करने के लिए अपन ऐसे करते हैं कि नहीं करते? या एग्जाम लिखना है तो उससे पहले यूं करते हैं, हाँ हाँ, तो बड़ी ये क्यों किया अपन ने? क्योंकि इससे फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन हुआ और फ्रिक्शन से हीट पैदा हुई। ठीक है। तो ऐसे ही जब वो वायुमंडल में प्रेस करते हैं शटल, तो वो फ्रिक्शन पैदा होता है। ठीक है ना। शटल क्या होता है? शटल एक स्पेस यान होता है ना, जो क्या जाता तो यूं रॉकेट की तरह है, ठीक है, अंतरिक्ष में, लेकिन आता यूं प्लेन की तरह है। लैंड ऐसे करता है, जाता रॉकेट की तरह, आता यूं प्लेन की तरह। ये अमेरिका के पास अपने शटल, कोलंबिया शटल जैसे है, कल्पना चावला से जुड़ा हुआ। तो मतलब कहने का मतलब घर्षण पैदा होता है जब भी पृथ्वी के वायुमंडल में कोई भी चीज प्रवेश करती है, तो पृथ्वी की तरफ वो खींची चली आ रही होती है।
जाते समय भी होता है ग्रेशन, आते समय भी होता है। आते समय ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से खींचा चला आ रहा है। जाते समय तो उसकी खुद की कंट्रोल्ड स्पीड है, तो फ्रिक्शन कम करने की स्पीड कम भी हो सकती है, लेकिन आते समय तो वो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण ऐसा, ठीक है। तो दो चीजें होती हैं, या तो वो सहन नहीं कर पाएगा फ्रिक्शन, या सहन कर जाएगा। जब सहन नहीं कर पाता तो सीधी बात है, जल जाता है, जल के भस्म हो जाता है। तो जल के भस्म हो जाता है तो जैसे मान लो जला नहीं उससे तो पत्थर के रूप में दिखाई दे रहा है, और जैसे वो फ्रिक्शन से जलने लगता है वैसे ही वो अपन को एक गैस के रूप में दिखाई देता है, ठीक है ना। तो वो जो गैस के रूप में दिखाई देता है, जल जाकर गैस के रूप में दिखाई देता है, उसको हम बोलते हैं मीटियोर। जलता नहीं है ना, मतलब कुछ हिस्सा जल गया, पूरा नहीं जला, या बिल्कुल ही नहीं जला, ठोस था भैया, आप किसी तरह है ना गर्मी सहन कर गया, वो पृथ्वी आगे, पृथ्वी की सतह पर आगे गिर जाते हैं। उनको क्या बोलते हैं, मीटेरोइड्स बोलते हैं, उल्का पिंड बोलते हैं, है ना। पहला तो उल्काश में हो गया, शम हो गया, जल गया। दूसरा उल्का पिंड है, पृथ्वी पर आके गिरा, फिर अपन उठाते हैं, देखते हैं, अच्छा है तो उल्का पिंड है, ऐसा, ठीक है ना। तो दो चीज अभी ये समझो, उल्काश और उल्का पिंड का संबंध पृथ्वी से है, कि पृथ्वी की तरफ खींचे चले आते हैं, है ना। तीसरा जो अपन पढ़ेंगे ना कॉमेट, वो सूर्य की तरफ खींचे हो जाते हैं, उनका पृथ्वी से लेना देना नहीं, ठीक है। तो ये है, देखो आप उल्काश में देख रहे हैं, ये अंतरिक्ष में तीव्र गति से घूमते हुए अत्यंत सूक्ष्म ब्रह्मांडीय कण है, सेलेस्टियल बॉडी है, धूल व गैस से निर्मित है ना। धूल भाई गैस अपने आप में एग्जिस्टेंस नहीं रखती है, मतलब फ्रीली घूमती हो, तो उसको बांधे रखने के लिए एक धूल का कण जरूरी है, और उसके चारों ओर फिर वो गैस लिपट जाती है। जैसे फॉग होती है अपने, वो इसी तरह होती है, धूल के कण के चारों तरफ ओस चिपक जाती है, ठीक है। धूल व गैस से निर्मित ये पिंड जब वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण तेजी से पृथ्वी की ओर आते हैं तथा वायुमंडल मंडलीय घर्षण से चमकने लगते हैं। समझ रहे हो, ये चीज है। धूल व गैस से निर्मित, है ना, पत्थर होते हैं, धूल व गैस से निर्मित होते हैं। देखो ये धूल और गैस का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये बड़ा ही जानलेवा होता है ना। खास तौर पे सर्दियों के अंदर, जैसे अपन पॉल्यूशन जैसे देखते हैं, तो दिल्ली जैसे शहरों में पॉल्यूशन सर्वाधिक होता है सर्दी में, ठीक है ना। सर्दी में इसलिए क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन कम होता है, पृथ्वी कम गर्म होती है, तो वो गैस जो पॉल्यूशन गैसेज है वो ऊपर नहीं उठ पाती, तो पृथ्वी के पास, मतलब पृथ्वी की सतह के पास, रोड के आसपास ही घूमती रहती है। अब क्या होता है, आपने जैसे कई बार देखा होगा, रोड पे झाड़ू लग, मतलब मशीन झाड़ू लगाते रहती है, खासतौर पे शहरों के अंदर, मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज होती है उसके अंदर। तो वो रोडों के किनारे किनारे झाड़ू क्यों, वो मशीन से लगती है, आपने जैसे झाड़ू वो चक्का नीचे घूमता रहता है और अंदर वो सक्शन से खींचते रहते मिट्टी। ये जरूरी क्यों होता है शहरों को, सड़कों को साफ रखना, खासतौर पर सर्दियों में। तो क्या होता है, रोड पे धूल मिट्टी के कण रहते हैं, वो गाड़ी से, गाड़ियां जलती है तो कण उड़ते हैं। अब ज्यादा ऊपर तो उड़ते नहीं है, थोड़ा थोड़ा रोड के पास ही उड़ते रहते हैं, मतलब 4-5 फीट पे। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड गाड़ियों से निकल रही है वो उन धूल के कणों पे चिपक जाती है, ठीक है ना। पहले तो वो कार्बन डाइऑक्साइड चिपकी, फिर जैसे सर्दी होती है तो थर्मल एक्सपेंशन नहीं होता, रात को थोड़ी बहुत अपने ओस गिरती है, फॉग गिरती है, तो वो फॉग भी उसके ऊपर चिपक जाती है। सबसे पहले धूल का कण, फिर CO2, फिर पानी और चिपक गया, तो इसको अपन बोलते हैं स्मॉग, SMOG, स्मॉग। तो ये पैदा होती है क्या, दिल्ली के अंदर, ठीक है। तो इससे क्या होता है, बिल्कुल विजिबिलिटी कम हो जाती है, ये इनका पार्टिकुलेट मैटर, PM मैटर्स होते हैं, तो ये अपने ब्लड में भी अंदर चले जाते हैं सांस के साथ में, तो इसलिए वो झाड़ू लगती है। ये कहानी कहां से चालू हुई, उस कण से चालू हुई। कण नहीं होता तो उसके ऊपर CO2 नहीं चिपकती, CO2 नहीं चिपकती तो वो पानी भी नहीं चिपकता। कहानी तो कण से चालू हुई ना, तो ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, रोड पे झाड़ू लगाओ, रोड साफ रहेगी तो गाड़ियों से मिट्टी नहीं उड़ेगी, मिट्टी नहीं उड़ेगी तो उस पर CO2 नहीं चिपकेगी, CO2 नहीं चिपकेगी तो उस पर पानी की वो ओस नहीं चिपकेगी और वो स्मॉग नहीं बनेगी, ठीक है ना। एक होता है फॉग, फॉग तो वो नेचुरल है, ऊपर से ठंड में वो जो अपन सफेद सफेद देखते हैं फुहार से आती है, वो फॉग है। और स्मॉग क्या है, स्मॉग ये पॉल्यूशन है, SMOG स्मॉग, समझ गए, ये है। तो कण आप समझ गए मैंने क्यों समझाया पॉल्यूशन वाला, क्योंकि इसमें सारा खेल, जिसको अपन मिट्टी बोलते हैं ना, तो मिट्टी तो कण के रूप में, मिट्टी गैस थोड़ी है, मिट्टी के तो कण होते हैं छोटे से बड़े तक, है कि नहीं, छोटे छोटे कण होंगे जो उनको मिट्टी बोलते हैं। तो ये कण बड़ा इंपॉर्टेंट है पॉल्यूशन में भी और यहाँ भी, ठीक है। तो कण पे गैस चिपकी रहती है, इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, मतलब पृथ्वी के वायु गुरुत्वाकर्षण के कारण खींचे चले आते हैं, है ना। जैसे आप खींचे चले आ रहे हो मेरे गुरुत्वाकर्षण के कारण मेरे पास आ रहे हो, तो पृथ्वी की तरफ गुरुत्वाकर्षण के कारण खींचे चले आते हैं, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण तेजी से पृथ्वी की ओर आते हैं, तथा वायुमंडलीय घर्षण, एटमोस्फेरिकल फ्रिक्शन जो होता है उससे, और तो कोई वो बातचीत थोड़ी दिखाएगा, है ना, वो घर्षण से ही, एटमोस्फेरिक घर्षण से चमकने, मतलब वो जल उड़ते हैं, तो जलने से वो जो गैस होती है वो चमकती है। जैसे अपन सूरज के अंदर देखते हैं हाइड्रोजन हीलियम, फिर वो हीलियम चमक के रूप में हमको दिखाई देती है। ट्यूबलाइट भी जलती है, नियॉन हुआ, नियॉन बल्ब होते हैं, बल्ब होता है कि नहीं है, गैस होती है हीलियम, जैसे बल्ब अपन
चलाते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, फिर वो गैस ही चमकती है, फिलामेंट चमकता है और वो गैस चमकती है। ऐसे ट्यूबलाइट से व्हाइट रोशनी क्यों आ रही है? अब जैसे मान लो रूम में रोशनी हो रही है तो उस गैस से जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो गैस चमकती है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एनर्जी है, हीट है, एक नहीं ऐसे, ठीक है। ये है, चमकने लगते हैं। फिर क्या चमकने, इन्हें टूटता हुआ तारा कहते हैं, शूटिंग स्टार कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो जैसे वायुमंडल के अंदर आया तो पत्थर का कण था, गैस थी, फिर वो टूटता है, फ्रिक्शन से टूटता है, मतलब जलता है, तो वो अपन को एक प्रकाशमान वस्तु के रूप में दिखाई देता है। इसको शूटिंग स्टार बोलते हैं। तो कई बार जैसे जोगनेर में साल 1.5 साल पहले हुए थे, मैं छत पे घूम रहा था तो इधर अपने पश्चिम दिशा के अंदर बिल्कुल क्लियर कट दिखाई दिया था ऐसे, तो उसे टूटता हुआ तारा बोलते हैं। कई बार बोलते हैं ना, विश मांग लो, विश मांग लो, ऐसे, ठीक है। तो ये शूटिंग स्टार है, टूटता हुआ तारा। तो ये क्या होता है? पत्थर के कण होते हैं, पत्थर के कण होते हैं जो इन पे गैस लिपटी रहती है ना, गैस व धूल से निर्मित पिंड, पिंड होते हैं, पिंड जो पत्थर बोल रहा हूँ पिंड होते हैं, किससे निर्मित होते हैं? धूल व गैस के कण। भाई गैस का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड को ठोस किसने बनाया? उस पत्थर मिट्टी के कण ने बनाया, तो गैस तो ऐसे फट उड़ जाएगी कहीं भी, वो गैस है। तो किसी ठोस के पदार्थ चाहिए उसके बीच के अंदर, उस पर वो चिपकती है ऐसे, ठीक है ना। ये है। फिर ये टूटता तारा प्राय ये पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही जलकर राख हो जाते हैं, जिन्हें उल्काश में मीटियोर्स कहा जाता है। तो मीटियोर्स के बारे में अपन को क्या खास बात रखनी है? एक तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से पृथ्वी की तरफ खींचे चले आते हैं, ठीक है। दूसरा, ये जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो फ्रिक्शन से ये जल जाते हैं, ठीक है ना। और फिर जलते हुए अपने को दिखाई देते हैं, उनको टूटता हुआ तारा शूटिंग स्टार, ये मीटियोर्स है, ठीक है। और फिर ये निर्मित, ये पिंड जो होते हैं आकाशीय पिंड, निर्मित किससे होते हैं? धूल व गैस से, ठीक है ना। डस्ट व गैसेस से निर्मित होते हैं, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। छोटा तो दिखता ही नहीं है, बड़ा दिखाई देता है जलता हुआ, ठीक है। तो ये उल्काश में हो गए। इसमें खास बात क्या है? जलकर राख हो जाते हैं। मीटियोर्स और मीटेरोइड्स, उल्काश में और उल्का पिंड में जो फर्क है वो जलना ही है मेन, ठीक। एक चीज तो ये होगी मीटियोर्स। अब अपन पढ़ते हैं उल्का पिंड, ठीक है ना। उल्का पिंड, कुछ पिंड वायुमंडल के घर्षण से पूर्णतः जल नहीं पाते, सहन कर ली गर्मी है, सहन करके हीरा बना देता है कि नहीं, जल नहीं पाते और चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर आके गिरते हैं, जिन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। फ्रिक्शन सहन कर गया, हो सकता है कुछ जला, कुछ अर्ध जला, पृथ्वी पर आके गिर गया, फिर पृथ्वी की तरफ खिंचा चला आ रहा है ना पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, तो पृथ्वी पर तो पहुंचेगा ही ऐसे, है ना। नहीं पहुंच पाया तो उल्काश बन गया, और पहुंच गया तो पिंड बन गया। अब मैं यहाँ फोटो दिखाता हूँ, देखो ये देखो, ये तो है मीटियोर्स। सबसे पहला तो है मीटियोर उल्काश में, ठीक है। ये यहाँ से पृथ्वी, ये देखो पेड़ है, पृथ्वी की सतह, ये आया इधर, ठीक है ना, और मतलब यहाँ से चलना चालू हुआ और ये चलता चलता आगे बढ़ रहा है, और फिर पृथ्वी की, मतलब पृथ्वी के वायुमंडल में भाई क्या था? धूल व गैस का ये पिंड था। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की तरफ खिंचाया, जैसे पृथ्वी के वायुमंडल एटमॉस्फेयर में प्रवेश करता है तो वो एटमॉस्फेरिक घर्षण, क्या एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन के कारण वो जलने लगता है, और जल के वो पूरा नष्ट हो जाता है, तो उसे मीटियोर बोलते हैं, उल्काश बोलते हैं। का, है ना, शम शमा जल गया। मीटेरोइड्स वही पिंड, धूल व गैस से निर्मित पिंड, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से पृथ्वी की तरफ खींचे चले आते हैं, लेकिन वायुमंडलीय घर्षण एटमॉस्फेरिकल फ्रिक्शन से वो पूर्ण तरह नहीं जल पाते हैं, तो पृथ्वी पे आगे गिरते हैं। तो अपन को फिर पूर्णतः नहीं चला तो फिर वो एक वस्तु के रूप में, मतलब कुछ हिस्सा तो दिखाई देगा ना। ये है, देखो ये टुकड़े से, ये पूरे जले नहीं, ये वैसे मान पत्थर का कण है तो इसकी गैस तो जल गई है कि नहीं, तो जलती हुई तो दिखाई दी, लेकिन ये पत्थर ठोस था, ठोस मटेरियल से बना था, तो नहीं जला ये ऐसे। तो ये ग्रहों के टुकड़े हैं भाई। जैसे मान लो पृथ्वी है, तो पृथ्वी पे तो आप जैसे अपन खोदते हैं, जैसे पहाड़ है, नीचे जमीन खोदते हैं तो पत्थर निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं, ऐसे अन्य ग्रहों में भी है, ठीक है। जिनकी डेंसिटी ज्यादा है ग्रहों की, जैसे पृथ्वी की सबसे ज्यादा है डेंसिटी 5.52 है कि नहीं। फिर मंगल की भी अपने बाद, जैसे अपन मंगल देखते हैं तो पृथ्वी से थोड़ी कम है, लेकिन डेंस तो है ही, तो डेंस इनको ठोस मटेरियल बनाते हैं ऐसे ऐसे। तो ये एस्टेरॉइड बेल्ट से निकल के आते हैं ये जो पिंड अपन जैसे देख रहे हैं पत्थर के, और फिर पृथ्वी की तरफ खींचे चले आते हैं, ठीक है। तो मीटियोर्स, मीटेरोइड्स ऐसे। तो ये जो नष्ट हो चुके जो ग्रह होते हैं उनके ये पत्थर के ये पिंड जो है ये नष्ट हुए ग्रह के हिस्सा, ठीक है ना ऐसे। भाई तारों के अंदर तो गैस होती है, गैस और ऊष्मा होती है, तारों के अंदर ये नहीं होते, पत्थर के पिंड ये नहीं होते, ये ग्रहों के ही होते हैं। तो ये पिंड है क्या? ये नष्ट हुए ग्रहों के कण है, हिस्से हैं, बचे हुए अवशेष हैं। एस्टेरॉइड्स में अपन देखेंगे जो शुद्ध ग्रह वो है क्या? नष्ट हुए ग्रहों के वो टुकड़े। जैसे पृथ्वी मान लो जैसे ब्लास्ट हो जाए तो
अंतरिक्ष के अंदर छोटे छोटे टुकड़े पत्थर के हो जाएंगे, छोटे भी होंगे बड़े भी होंगे। वो सारे पहाड़ जैसे अपन देखते हैं तो पहाड़ में से पत्थर निकालते हैं, छोटे पत्थर भी निकलते हैं, बड़े पत्थर भी निकलते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये मीटियोर्स एंड मीटोरॉइड्स देख लिया। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कॉमेट, है ना, ये कॉमेट पुच्छल तारा। ठीक है, अब पुच्छल तारे में देखो तो सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है, ये सूर्य है। ठीक है, ये सूर्य है, सूर्य के समीप, है ना। पहले तो बात क्या है, जैसे उल्काश और उल्कापिंड पृथ्वी की तरफ खींचे थे, ये सूर्य की तरफ खींचते हैं। तो देखो क्या है, ये आकाशीय धूल, बर्फ और हिमानी गैसों, भाई धूल तो होगी, देखो उस पर गैस होगी। अब चूंकि ये अंतरिक्ष में जा रहे थे, इनके ऊपर हिमानी बर्फ के थोड़ा हिस्सा और होता है। ठीक है, तीन चीज हो गई, जैसे मैंने स्मॉग में बताया था, उसमें पानी है, ये ऊपर से आ रहा है तो ये इसके ऊपर बर्फ होती है। ठीक है, जैसे अपन ओले देखते हैं ऐसे, तो ओला भी क्या है, एक धूल का कण है, उसके ऊपर पानी था, वो पानी ठंडा हो गया तो वो ओला बन गया। ऐसे रोकने वाला जो बिंदु है वो कण ही है जो उसको रोकेगा, उसके ऊपर चढ़ने देगा उसको। ये आकाशीय धूल, बर्फ और हिमानी गैसों के पिंड है जो सूर्य के चारों ओर ठंडे व अंधेरे क्षेत्र में रहते हैं, दूरस्थ भागों में, सूर्य से दूर। तो सूर्य के पास होगा तो जम ही नहीं पाता, लेकिन सूर्य से दूर है इसलिए तो ठंडा हुआ, जमा हुआ है। गैस, धूल, गैस और बर्फ, तीन चीज है इनके अंदर। बर्फ क्यों है, क्योंकि सूर्य से काफी दूर है इसलिए बर्फ। अपनी कक्षा में घूमते हुए कई वर्षों के पश्चात जब ये सूर्य के समीप से गुजरते हैं, भाई अपनी कक्षा में घूम रहे हैं, ठीक है ना, जैसे मान लो ये सूरज है और ये इस कॉमेट की क्या है, कक्षा है। तो जब ये सूर्य से दूर रहेगा तो इसका धूल का कण, गैस और हिमानी इसके ऊपर इंटैक्ट रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन जब ये ऐसे घूमता परिक्रमा कर रहा है ना सूर्य की, जैसे ये सूर्य के नजदीक आएगा तो क्या होगा, अब सूरज के अंदर तो है गर्मी भी है, सूरज में तो गर्मी है, तो क्या है, इस सूर्य की गर्मी के कारण ये इसकी जो बर्फ है पहले वो पिघलेगी और फिर वो गैस जलने लग जाएगी। तो जब वो जलने लग जाएगी तो वो अपन को ऐसे फुहार के रूप में दिखाई देती है, पीछे पूंछ छूट बन जाती है इनकी, इनको अपन बोलते हैं कॉमेट। ठीक है, ऐसे अपन को ध्यान देना। तो ये पिंड है, समझ गए, और ये सूर्य से दूर रहते हैं। ठीक है, इस कारण ये ठंडे हुए जमे हुए रहते हैं, और जब सूर्य की परिक्रमा करते हुए सूर्य के निकट आते हैं तो इनकी जो गैस है, तो बर्फ पिघली और वो गैस जलती है और वो गैस की फुहारी अपन को दिखाई देती है। ठीक है, अपनी कक्षा में घूमते हुए कई वर्षों के पश्चात जब ये सूर्य के समीप आते हैं, से गुजरते हैं, सूर्य के समीप से गुजरते हैं, तो गर्म होकर इनकी गैसों की फुहारें निकलती हैं जो एक लंबी चमकीली पूंछ के समान प्रतीत होती है। कभी कभी ये पूंछ लाखों किलोमीटर लंबी होती है। अधिकतर धूमकेतु बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया पदार्थ जैसे सिलिकेट व कार्बनिक मिश्रण से निर्मित होते हैं। देखो जैसे बर्फ हो गया, बर्फ तो वो ठंडे प्रदेश में रहे इसलिए, मतलब सूर्य से दूर, कहने का मतलब ये। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है, मीथेन अपने हो गया, क्यों, अमोनिया हो गया, पदार्थों के जैसे सिलिकेट ऐसा ही है, वह कार्बनिक मिश्रण, सिलिकेट ऐसा ही है ना। जैसे अपने ये ठोस होती है सिलिकेट, जैसे अपन देखते हैं अपने जो पथरी होती है, चाहे वो गॉल ब्लैडर में हो चाहे किडनी में हो, वो सोडियम सिलिकेट से बनी रहती है, SS, ठीक है ना, सोडियम सिलिकेट। तो सिलिकेट ठोस होता है, वह कार्बनिक मिश्रण के बने होते हैं। हीली पुच्छल तारा भी इन्हीं में से एक है। वह 76 वर्ष के अंतराल के बाद दिखाई पड़ता है। अंतिम बार 1986 में दिखाई गया था। अब 86 के अंदर अपन 76 जोड़ेंगे तो 2062 आएगा, 2062 के अंदर ये दिखाई देगा। ठीक है ना, ऐसे 2062 के अंदर क्या, हेलीपुच्छल तारा दिखाई देगा, समझ गए, ऐसे। ठीक है, ऐसा यूं अभी अपन करने पड़ेंगे। देखो यूं कहा जाता है कि 2064 के अंदर भारत की आबादी 170 करोड़ हो जाएगी, जो मतलब क्लाइमेक्स होगा, उसके बाद भारत की आबादी घटने लग जाएगी, जैसे अभी चीन की घट रही है। ठीक है, आज की तारीख में सर्वाधिक आबादी वाला देश भारत है, सेकंड चीन है, तीसरा US है, चौथा इंडोनेशिया है ना। तो ये यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन, UNFPA है, तो उसके तहत उसने बताया कि 2064 में भारत की जनसंख्या सर्वाधिक होगी 170 करोड़, मतलब जितना बढ़ सकती है भारत में घटेगी। तो देखो 2062 में हेलीपुच्छल तारा दिखाई देगा और उसके 2 साल बाद अपने पॉपुलेशन मैक्सिमम, ऐसा अनुमान। तो वैसे याद रख सकते हैं 2062 साल, समझ गए। तो ये हेलीपुच्छल तारा अपन ने देखा। तो अब यह बनी हुई है, देखो ये ऐसे, इसकी अब जो समझने वाली बात है, देखो एक तो उल्काश में की पूंछ देखो आप, है ना, मतलब सकड़ी है, ज्यादा फैली हुई नहीं है, इसकी ज्यादा फैली हुई है। देखो कितनी, ये देखो ये तो ऐसे आ रहा है, और ये स्पैन देखो इसकी पूंछ का, ऐसे काफी किलोमीटर लंबी व चौड़ी पूंछ दिखाई देती है अपने कॉमेट के अंदर, धूमकेतु के अंदर। ठीक है ना, ऐसे ध्यान देना, ये हेलीपुच्छल तारा, ठीक है, जो 76 साल बाद दिखाई देता है। तो ये है
है ना, ये वो पिंड वही है सारे, बस ये सूर्य भाई अपनी परिक्रमा कर रहा है, सूर्य के जब नजदीक आएगा तो इसकी क्या नींद उड़ जाएगी। नींद का मतलब क्या है, तो इसकी बर्फ और जो गैसेज हैं वो जलने लग जाएगी, बर्फ पिघलने लग जाएगी, गैस जलने लग जाएगी। अच्छा, तो गैस जलती है तो ये प्रकाश दिखाई देता है, प्रकाश उत्पन्न होगा गैस के जलने से, चाहे वो सूरज हो चाहे किसी भी तारे की गैस। सूरज में अपन हाइड्रोजन हीलियम हीलियम जल रही है, प्रकाश आ रहा है। ठीक है, ये हो गया। तो जिनका आपको मान लो डेट ऑफ बर्थ का जो ईयर है वो 1986, तो आप याद रख सकते हो आराम से। हाई 86। नेक्स्ट अपन देखते हैं शुक्र ग्रह, अवनांतर ग्रह एस्टेरॉइड्स। सोलर सिस्टम का मैप देखा था, उसमें भी देखा था अपन ने क्या मंगल और बृहस्पति के बीच के अंदर अपन को एस्टेरॉइड बेल्ट देखने को मिला है। शुक्र ग्रह है, टूटे हुए ग्रहों के हिस्से हैं और सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सौर मंडल में जो भी चीज है वो सूर्य की परिक्रमा अपन को हर में लगाना है, ठीक है ना। मंगल, मार्स और बृहस्पति जुपिटर ग्रह के मध्य सूर्य की परिक्रमा रिवोल्यूशन करने वाले छोटे से लेकर सैकड़ों किलोमीटर आकार के पिंड नहीं है। इनकी अनुमानित संख्या 40,000 है। इनकी उत्पत्ति ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे हुए खंडों से हुई, क्योंकि इनमें खुद की चमक नहीं है। ये जो पत्थर के टुकड़े हैं इनमें चमक नहीं है खुद की, तो इसका मतलब किसी ग्रह के हिस्से थे। तारे में तो गैस होती है। शुद्ध ग्रहों को पृथ्वी से टकराने की संभावना काफी होती है, ऐसे पृथ्वी की तरफ खींचे चले आते हैं। तो ये टुकड़े ही है जो पृथ्वी की तरफ अपन देखते हैं मीटियोर्स और मीटोराइट्स के रूप में खींचे चले आते हैं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ठीक है। और ये मैंने आपको एस्टेरॉइड, ये तो गई एस्टेरॉइड्स की फोटो है, देखो ये ऐसे घूमते हैं, नासा ने ली हुई फोटो, छोटे से बड़े ऐसे पत्थर के ये पिंड जो है पत्थर से निर्मित है, ठोस पदार्थ से, और इसीलिए ये लिखा हुआ है कि ये ग्रहों के विस्फोट से इसकी उत्पत्ति होती है। समझे, ऐसे है ये चीज, समझ गए। ये है, ये चारों अपन ने देखा है ना। उल्काश में देखिए, उल्का पिंड देखिए, पुच्छल तारे, धूमकेतु देखिए, शुद्ध ग्रह देखिए अपन, ये है फोटो दिखाई। ओके, अब नेक्स्ट अपन देखते हैं सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होते हैं, जो क्या चक्कर लगाते रहते हैं, किसका, सूर्य का तो लगाएंगे ही लगाएंगे, और दूसरा अपने पिता ग्रह का, ठीक है ना। पिता ग्रह का भी चक्कर लगाते हैं, और चूंकि सौर मंडल का हिसाब तो भाई सूरज के तो आपको परिक्रमा करनी ही पड़ेगी अगर आप सौर मंडल के हिसाब, ठीक है। तो ये होते हैं उपग्रह। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अपन उपग्रह।